हम सब ने शादियों में देखा होगा, गिफ्ट्स के ढेर लग जाते हैं, दहेज के बारे में हल्की फुल्की बातें होती हैं, कभी मजाक में कभी सीरियसली। पर सोचा है कभी ये मजाक एक भारी बोझ बन जाता है। 1979 में एक माँ सत्यरानी चड्ढा ने अपनी बेटी को इस दहेज के बोझ में खोते हुए देखा। ससीवाला की शादी को अभी 10 महीने हुए थे जब वो नहीं रही। लोगों ने इसे एक्सीडेंट साइड बोला, लेकिन सत्यरानी चड्ढा ने सच जान लिया था, एक सिस्टम का क्राइम था। आप इमेजिन करो, एक माँ पुलिस स्टेशन जा रही है, कोर्ट के चक्कर काट रही है, पर सिस्टम उसके साथ नहीं है। सब कहते हैं ये फैमिली मैटर है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। पर सत्यरानी चड्ढा ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलेगी, और उस दिन से उन्होंने अपने दर्द को उनका वेपन बना लिया। यहीं से शुरू होता है एक आंदोलन। महिलाओं ने सड़कों पर मार्च किए, पोस्टर्स बनाए, नारे लगाए, और एक ऐसी आवाज़ बनी जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पार्लियामेंट तक सुनाई दी। पर क्या ये काफ़ी था? क्या कानून बनने से प्रॉब्लम खत्म हो गई? या सिस्टम ने नए लूप होल्स ढूंढ लिए? ये कहानी सिर्फ एक एक्टिविस्ट की नहीं है, ये कहानी है हर उस बेटी की जो अपने घर में शादी के बाद सेफ फील नहीं करती, और हर उस माँ की जो चाहती है कि उसकी बेटी हंसी खसी ससुराल जाए बिना डर के। आज हम शुरू कर रहे हैं ये सफ़र सत्यरानी चड्ढा के साथ। देखते हैं कैसे उन्होंने एक पर्सनल ट्रेजेडी को नेशनल मूवमेंट में बदल दिया, और कैसे उनकी लड़ाई ने इंडिया की जेंडर जस्टिस की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख दिया। 1979 दिल्ली के एक छोटे से घर में खुशियां होनी चाहिए थी। ससीवाला 20 साल की पढ़ी लिखी सपने देखने वाली लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर लिख रही थी। पर उस दिन उस घर में सिर्फ धुआं था, जलने की स्मेल थी, और एक माँ का दिल तोड़ देने वाली खबर। ससीवाला की मौत को किचन एक्सीडेंट बताया गया। आपको लगता होगा ये एक रैंडम ट्रेजेडी थी। नहीं, ये तो एक पैटर्न था जिसे पूरा देश उस वक्त डाउरी रिलेटेड डेथ के नाम से जानता था। हर हफ्ते अखबारों में एक नई खबर होती थी, एक और लड़की, एक और किचन एक्सीडेंट, एक और जिंदगी खत्म। लेकिन सत्यरानी चड्ढा ने फैसला किया ये एक्सीडेंट नहीं है, ये क्राइम है, और मुझे सच बोलना ही होगा। पर यहीं से उनकी लड़ाई शुरू होती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची, उन्हें कहा गया मैडम आपको शायद गलत फहमी है, ये डोमेस्टिक मैटर है, घर वालों से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। आप सोचो, एक माँ अपनी बेटी की डेथ की केस रिपोर्ट करने गई है, पर सिस्टम उन्हें कह रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करो, घर जाओ। जब केस कोर्ट में गया तब भी सिस्टम ने उन्हें धोखा दिया। उस समय का डाउरी प्रोविजन एक्ट एक बहुत बड़ी लूप होल छोड़ रहा था। उसमें डाउरी का मतलब था मैरिज के समय दिए गए पैसे या सामान। तो अगर कोई शादी के बाद डिमांड करे, जैसे कि स्कूटर, फ्रिज या कैश, तो वो डिमांड टेक्निकली कानून तोड़ती ही नहीं थी। समझ रहे हो? सुभाष चंद्र शादी के 10 महीने बाद स्कूटर, टीवी और फ्रिज मांगता है। उसके 2 दिन पहले उसने धमकी दी थी। फिर ससीवाला जाती है, पर लोग कहता है क्राइम नहीं है। सत्यरानी चड्ढा का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। उन्होंने सोचा शायद मुझे यहाँ इंसाफ मिले, पर 1980 में कोर्ट ने कहा हम तो सिर्फ लॉ को फॉलो कर सकते हैं, अगर लॉ में ही कोई प्रॉब्लम है तो पार्लियामेंट को सुधारना होगा। सोचो, सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर देता है। ये सिर्फ एक माँ का नहीं, पूरे सिस्टम का फेलियर था। पर यहाँ एक और प्रॉब्लम सामने आई। ये सिर्फ एक लीगल लूप होल नहीं था, ये पूरे सोसाइटी का माइंडसेट था। एक सोसाइटी जो बेटी को बोझ मानता था, एक सोसाइटी जो कहती थी लड़की पराया धन है। और फिर जब वो ससुराल में सफ़र करती थी तो कहा जाता था कि एडजस्ट करो, सबको करना पड़ता है। पुलिस ने एविडेंस इग्नोर किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मैनिपुलेट की गई, और एक सस्पिशियस डेथ केस को एक्सीडेंट लिखकर बंद कर दिया गया। ये था इंस्टीट्यूशनल और सोशल कॉम्प्लिसिटी का असली चेहरा। हमने देखा कैसे एक पर्सनल ट्रेजेडी एक मूवमेंट का बीज बन गई। सत्यरानी चड्ढा ने समझ लिया था कि अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और की बेटी सफ़र करेगी। और ये तो बस शुरुआत थी। अभी सिस्टम को हिलना था, कानून को बदलना था, और आवाज़ को इतना तेज करना था कि पूरा देश सुन सके। 1979 के बाद सत्यरानी चड्ढा के पास 2 रास्ते थे। या तो वो अपने दुख में खुद को तोड़ लेती, या फिर अपने दुख को उनके लिए वेपन बना लेती, और उन्होंने दूसरा वाला रास्ता चूज़ किया। यही वक्त था जब उनकी मुलाकात हुई शाहजहां आपा से, जिन्होंने अपनी बेटी को डाउरी के नाम पर खो दिया। 2 माएँ, दोनों का दर्द एक जैसा, दोनों की आंखों में इंसाफ का जुनून। इसी मुलाकात ने हिस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया। ये दोनों माएँ समझ गई थीं कि ये अलग अलग कहानियाँ नहीं हैं, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी एपिडेमिक जो हर घर में घुस चुकी है। और अगर सिस्टम नहीं बोलेगा तो हमें बोलना पड़ेगा। मूवमेंट शुरू हुआ, सड़कों पर रैलीज हुई,
सेमिनार हुए, पोस्टर्स चिपकाए गए, मार्चेस निकाले गए। दिल्ली की गलियों में आवाज़ गूंजने लगी, दहेज हटाओ, बेटी बचाओ। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मीडिया ने नोटिस लेना शुरू किया। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आने लगी, टीवी में डिस्कशंस होने लगी। पूरे देश में पहली बार लोग ओपनली डाउरी डेथ के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं होता। सत्यारानी चड्ढा और उनके साथियों ने कोर्ट रूम्स को भी बैटलफील्ड बना दिया। लीगल चैलेंजेस फाइल किए गए, पेटिशंस डाली गई, हर एक लूप होल्स को एक्सपोज किया गया। ये लड़ाई स्लो थी, एक्सहॉस्टिंग थी, पर इसने प्रेशर बनाया सिस्टम को चेंज करने का। मूवमेंट सिर्फ स्लोगन तक लिमिटेड नहीं था, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्रिएट किए गए। शेल्टर्स होम जहां एब्यूज्ड स्त्री आ सकती थी, रह सकती थी। ये शेल्टर सिर्फ एक घर नहीं थे, एक सिंबल, एक मैसेज कि तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। 1983-84 में मूवमेंट ने अपना सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। कानून बदला, डाउरी प्रोविजन एक्ट्स में अमेंडमेंट्स हुए और सबसे बड़ी जीत, सेक्शन 498A को इंडियन पीनल कोड में ऐड किया गया। ये एक रिवॉल्यूशन था। पहली बार कानून ने कहा अगर शादी के बाद भी टॉर्चर या हरासमेंट होता है तो वो क्राइम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ अब एक्यूज्ड पर था। मतलब ससुराल और पति को अपनी इनोसेंस प्रूव करनी थी, ना कि विक्टिम को अपनी कहानी बार बार प्रूव करनी पड़ती थी। स्पेशल पुलिस सेल्स बनाए गए, इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल्स इंप्रूव हुए और हस्बैंड के साथ साथ अब ससुराल वाले भी कल्पेबल हो गए। ये सिर्फ लीगल विक्ट्री नहीं थी, ये एक सोशल स्टेटमेंट था कि सोसाइटी अब चुप नहीं रही। ये एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ दर्द से जन्मा हुआ गुस्सा एक ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट में बदल गया। सत्यारानी और शाहजहां आपा ने प्रूव कर दिया कि ग्रास रूट्स लेवल पर भी रिवॉल्यूशन पॉसिबल है। पर यह जीत के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। हर विक्ट्री के बाद एक नया चैलेंज आता था और अगले चैप्टर में हम देखेंगे मूवमेंट ने अपने सबसे टफ क्रिटिक्स का सामना किया और क्या ये कानून जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई थी सच में काम कर पाए। मूवमेंट का असर सिर्फ कोर्ट रूम्स में नहीं, पूरे देश के कंसाइंस में महसूस हुआ और सबसे पहले कानून बदला। आज भी अगर आप डाउरी डेथ का केस देखते हो तो सेक्शन 498A और डाउरी प्रोविजन एक्ट का नाम जरूर आता है। ये वही कानून है जो सत्यारानी चड्ढा और उनके साथियों ने अपनी आंखों के आंसू और धूप में की हुई मेहनत से लिखवाया। एक और बड़ी जीत लैंग्वेज बदली। जो पहले कभी किचन एक्सीडेंट के नाम पर छुप जाता था उसे देश ने डाउरी डेथ बोलना शुरू किया। नाम बदलना सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं था, ये माइंडसेट बदलने का पहला स्टेप था। मूवमेंट ने इंस्टीट्यूशंस को मजबूर किया कि वो सीरियस हुई। महिलाओं के लिए अलग पुलिस सेल्स बनाए गए, प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया गया, सस्पिशियस डेथ्स के लिए बेटर इन्वेस्टिगेशंस प्रोटोकॉल्स बनाए गए। आप कह सकते हो इस मूवमेंट ने सिस्टम को जगाया। लेकिन इस मूवमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ लीगल नहीं था। हजारों औरतें जो पहले चुप रहती थी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। फैमिलीज ने डाउरी डिमांड्स के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू किया और सबसे बड़ी बात ये मूवमेंट ने प्रूफ दे दिया कि ग्रास रूट एक्टिविज्म देश को बदल सकता है। इस मूवमेंट से इंस्पायर होकर और भी वुमेन्स राइट्स कैंपेन शुरू हुए। बर्थ प्लेस हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और स्त्रियों के अधिकार पर डिबेट्स। पर इस केस का एक दूसरा चेहरा भी है। सत्यारानी चड्ढा ने जिस सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ी वही सिस्टम उनके केस में पूरा इंसाफ नहीं दे पाया। 2000 में ट्रायल कोर्ट ने उनकी बेटी के पति सुभाष चंद्र को अबिटमेंट टू सुसाइड के लिए गिल्टी माना और 7 साल की सजा सुनाई। 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट अपहोल्ड किया, लेकिन वो अपील के दौरान बेल पर था और अपहोल्ड के बाद सरेंडर नहीं किया और गायब हो गया। सोचो, एक माँ ने 34 साल लड़ाई लड़ी और जब जजमेंट आया तब भी इंसाफ अधूरा रह गया। उनका आखिरी सवाल था, दे विल फाइंड हिम वॉन्ट दे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये पूरे मूवमेंट का दर्द था। एक रिमाइंडर कि कानून बनाना आसान है पर कानून को पूरा लागू करना सबसे बड़ा चैलेंज। सत्यारानी चड्ढा की कहानी हमें 2 चीजें सिखाती है। एक कि एक इंसान पूरे देश का नैरेटिव बदल सकता है और 2 की लड़ाई पूरी नहीं होती जब तक हर बेटी सेफ नहीं होती। एंटी डाउरी मूवमेंट ने इंडिया के कानून, सोसाइटी और सोच को बदल दिया। पर यह हमें याद दिलाता है कि लीगल रिफॉर्म सिर्फ शुरुआत होता है। जब तक हम सब मिलकर उन्हें इन्फोर्स नहीं करते तब तक इंसाफ अधूरा रहेगा। श्रीमती सत्यारानी चड्ढा का सफर एक आंदोलन था और अब हमारी बारी उस आंदोलन को आगे ले जाने की। पर सोचिए, इतने सालों के बाद भी एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में 6450 डाउरी डेथ्स रिपोर्ट हुए।
न्यूज़ खोल के देखो, आज भी कहीं ना कहीं एक लड़की डाउरी रिलेटेड वायलेंस का शिकार हो रही है। बस हेडलाइंस बदल गई हैं, पर कहानी वही है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर की लड़ाई अभी भी चल रही है, और सवाल ये है, क्या हम इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे या फिर चुपचाप हेडलाइन पढ़कर अगला रील स्क्रॉल कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आज भी डाउरी के केसेस हो रहे हैं, तो इस रील को शेयर कीजिए और इस मुद्दे पर बात कीजिए। जितनी ज़्यादा आवाज़ उठेगी उतना सिस्टम को एक्शन लेना पड़ेगा, और इंसाफ तभी होगा जब हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद।